हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिग्रेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, अजम्पशन क्या क्या है और रिग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले जो टर्म रिग्रेशन है वो सबसे पहले यूज़ की थी सर फ्रांसिस गैल्टन ने। उनको पेरेंट्स की हाइट और जो चिल्ड्रन की हाइट है उनके बीच में रिलेशनशिप देखना था, तो उन्होंने रिग्रेशन टर्म का यूज़ किया था। उन्होंने देखा कि जो लंबे पेरेंट्स हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो शॉर्टर होते हैं उनसे, यानी कि उनकी हाइट उनके पेरेंट्स से कम होती है। और जो पेरेंट्स की खुद की हाइट कम है तो उनकी कंपैरेटिवली मतलब उनके बच्चों की कंपैरेटिवली उनसे हाइट बड़ी होती है। सो ही फाउंड दैट टॉल पेरेंट्स टेंड टू हैव चिल्ड्रन शॉर्टर देन देमसेल्व्स एंड शॉर्ट पेरेंट्स टेंड टू हैव चिल्ड्रन टॉलर देन देमसेल्फ। और उन्होंने इसको क्या बोला, उन्होंने इस टेंडेंसी को बोला रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन, यानी कि जो भी वैल्यूज़ है वो हमारी एवरेज के अराउंड या मीन के अराउंड मूव करती है, यानी कि जितनी वैल्यूज़ है वो हमारी मीन के आसपास होगी। मीनिंग दैट एक्सट्रीम स्कोर्स टेंड टू मूव टुवर्ड्स द एवरेज ऑन द नेक्स्ट मेजरमेंट। तो सबसे पहले किसने ये टर्म का यूज़ किया था? सर फ्रांसिस गैल्टन, जब वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन की हाइट के बीच में रिलेशनशिप देख रहे थे। सो अब रिग्रेशन होता क्या है, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो रिग्रेशन का हम सिंपली ये बोल सकते हैं, रिग्रेशन का मतलब होता है प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन किसका करते हैं हम? प्रेडिक्शन करते हैं हम वेरिएबल्स का। एक वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं हम दूसरे वेरिएबल को देख के, यानी कि हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू होती है, उसको देख के हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने की ट्राई करते हैं। सो इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक used to predict the value of one variable based on the value of another variable। जैसे इसमें हम यूज़ करते हैं, मान लो एक होता है हमारे पास प्रेडिक्टर वेरिएबल और दूसरा होता है हमारे पास क्राइटेरियन वेरिएबल। हमारे पास ऐसे दो तरह के वेरिएबल होते हैं। अब इनका मतलब क्या है? प्रेडिक्टर को हम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, यानी कि ये वो वेरिएबल होता है जो हमें दिया होता है जिसके बेसिस पे हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि जिसका यूज़ किया जाता है दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने के लिए। सो द वेरिएबल यूज टू प्रेडिक्ट अनदर वेरिएबल। क्राइटेरियन वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल दैट इज प्रेडिक्टेड, यानी कि इसको हम प्रेडिक्ट करेंगे और किसके बेसिस पे? ये वैल्यू हमारे पास प्रेडिक्टर की दी होगी और प्रेडिक्टर के बेसिस पे हम क्राइटेरियन वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। सो एक होता है हमारे पास प्रेडिक्टर और एक होता है हमारे पास क्राइटेरियन। और हमारे जो प्रेडिक्टर वेरिएबल है उसके दूसरे नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लानेटरी वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल को एक्सप्लेन करे। रिग्रेसर, इनपुट वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल और कॉज वेरिएबल। फिर क्राइटेरियन वेरिएबल के दूसरे नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल और इफेक्ट वेरिएबल। तो रिग्रेशन का मेन जो चीज़ है वो हमें ध्यान रखनी है कि रिग्रेशन हमारी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब दूसरे की वैल्यू गिवन हो। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, वो है कि रिग्रेशन जो है वो हमारा कोरिलेशन के बाद में लगता है, ठीक है। यानी कि रिग्रेशन लगाने से पहले हमें कोरिलेशन लगाना होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि रिग्रेशन सक्सीड्स द कोरिलेशन, ठीक है। अब ये हम बाद में करेंगे, एक बार हम इसके अजम्पशंस और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। सो अजम्पशंस में क्या है कि लीनियरिटी तो हम समझते हैं कि मान लो जब हम इनका रिलेशन निकालें तो वो कांस्टेंट रेट पे चेंज होना चाहिए। लीनियर वही होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होनी चाहिए। तो एक्स और वाई का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर होना चाहिए। हमने कोरिलेशन में पढ़ा था, एक होता है लीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक कांस्टेंट रेट पे चेंज हो, और एक कर्वी लीनियर था जिसमें क्या होता है कि कांस्टेंट रेट पे चेंज नहीं होता, यानी कि उसका ग्राफ कैसे भी बन सकता है। ये हो गई पहली असम्पशन, लीनियरिटी। दूसरी है इंडिपेंडेंस ऑफ एरर, यानी कि मान लो जो हम वैल्यू प्रेडिक्ट करें, एक होती है हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू, यानी कि हम जो वैल्यू रिग्रेशन लगा के हमारी आएगी वो होगी हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू। एक होती है एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इनको हम एरर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बोला है कि जो एरर है, यानी कि अगर मान लो हम कोई दो वेरिएबल का एरर निकाल रहे हैं तो उसके अंदर जो एरर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी वो किसी चीज़ पे डिपेंड ना करे। मान लो अगर मैंने एक स्टूडेंट का एरर निकाल लिया, मतलब एक स्टूडेंट का हमने सपोज करते हैं, हमने एग्जांपल लिया है कि हम निकाल रहे हैं स्कोर किसके बेसिस पे? स्टडी आवर्स के बेसिस पे।
ठीक है, हम ये निकाल रहे हैं। तो अब इसके अंदर जो हमारी एक वैल्यू आएगी, प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी, और एक इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। ये तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और एक होगी एक्चुअल वैल्यू। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आए वो किसी और वजह के कारण ना आए, या किसी और स्टूडेंट के स्कोर पे बेसिस ना हो, तो वो एरर्स है वो हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है होमोसेडिसिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, यानी कि जो हमारा वेरिएंस है वो इक्वली स्प्रेड हो। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी अजम्पशन हो गई। फिर है नॉर्मेलिटी, की जो हमारा डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे। और मेजरमेंट लेवल, यानी कि वो हमारा जो स्केल है वो इंटरवल और रेशो स्केल पे होना चाहिए, यानी कि क्वांटिटेटिव स्केल होना चाहिए। और एक और हम इसकी अजम्पशन लिख सकते हैं, वो है कि जो हमारा रिग्रेशन है वो लार्ज सैंपल पे लगता है। किस पे? लार्ज सैंपल पे। ठीक है, ये हमारा सिक्स्थ हम अजम्पशन मान सकते हैं। और एक इसमें ये भी होता है कि अगर मान लो हमारा कोरिलेशन हाई होगा, यानी कि हाई कोरिलेशन होगा, तो हमारी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी, यानी कि जो रिग्रेशन होगा उसकी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। अगर मान लो हमारे पास कोई दो ऐसे वेरिएबल्स है जिनका कोरिलेशन बहुत कम है, तो हमारा जो प्रेडिक्शन आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने अजम्पशन कर लिया अभी। फिर है रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन लाइन का कंसेप्ट क्या होता है? जैसे हमने कोरिलेशन में देखा था कि हम एक ग्राफ बनाते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे स्टडी आवर्स है काइंड ऑफ, और यहाँ पे हमारे पास कोर्स है, तो यहाँ पे इनके कुछ ऐसे वैल्यूज़ आएगी, है ना, अलग अलग ऐसे वैल्यूज़ इस पे प्लॉट करेंगे तो ऐसे डाटा पॉइंट्स आ जाएंगे। और हमारी जो रिग्रेशन लाइन क्या होती है? ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। क्या है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसका मतलब है कि हम इन पॉइंट के बीच में से एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन निकलती है, और ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट एक हम इन पॉइंट्स के बीच में से लाइन निकालते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि हर एक जो पॉइंट है उसका मिनिमम डिस्टेंस हो इस लाइन से, और ये हमें बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा है। तो इसको हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, या लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब इनका मतलब क्या है? a होता है हमारा इंटरसेप्ट, a का मतलब है यहाँ पे इंटरसेप्ट, y हमारा है क्राइटेरियन वेरिएबल, या हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, बट क्राइटेरियन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। x जो है, x है हमारा प्रेडिक्टर वेरिएबल, और जो हमारा b है वो है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये क्या है हमारा? जो b है यहाँ पे, ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम स्लोप भी बोलते हैं। तो एक हमें समझना है, हमें इंटरसेप्ट, और दूसरा हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये हमें पता है कि क्राइटेरियन वेरिएबल क्या होता है और प्रेडिक्टर वेरिएबल क्या होता है। अभी हमने देखा कि इसके बेसिस पे तो हम हमारी वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं, और ये हमारा वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू प्रेडिक्ट की जाती है। ठीक है, अब जैसे इंटरसेप्ट होता है कि मान लो हमारे पास ग्राफ है, तो अब हमारे यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। सो इट इज़ द पॉइंट वेयर रिग्रेशन लाइन कट्स द वाई एक्सिस, यानी कि ऐसे। जब हमारी x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तब y की क्या वैल्यू होगी? सो इट रिप्रेजेंट्स द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0, कि जब x 0 होगा तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी, उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है कि ये हमारा, जैसे कोई लाइन है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक स्लोप है, ठीक है, ये भी एक स्लोप है ना, और ये भी एक स्लोप है। तो ये हमने तीन वो बनाए, तो जो स्लोप होता है इसी को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, सो इट इंडिकेट हाउ मच y चेंजेस फॉर 1 यूनिट ऑफ चेंज इन x, कि हमारा अगर x जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर हम 1 यूनिट चेंज करें तो हमारे y में कितना चेंज आएगा, वही ये स्लोप बताएगा हमें। कैसे? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि अगर हमने x के अंदर 1 यूनिट चेंज किया तो हमारा y के अंदर मान लो 2 यूनिट चेंज आता है। यानी कि सपोज करो कि अगर मान लो हमारा x के अंदर
अगर हम 1 यूनिट चेंज करते हैं तो y हमारा 2 यूनिट चेंज होता है, ऐसे ही स्लोप डिसाइड होता है। तो इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट बोल देते हैं, ठीक है। ये हमें बताता है कि 1 यूनिट चेंज करने पे x के अंदर अगर हम 1 यूनिट चेंज करेंगे तो हमारा y के अंदर कितना चेंज आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इसी के अंदर बना लेते हैं इसको रब करके, कि जैसे यहाँ पे हमने स्टडी आवर्स लिया और यहाँ पे हम मान लेते हैं स्कोर। तो अगर हमारा यहाँ पे 2 घंटे से हमने क्या किया, 3 घंटे कर दिया। ये थोड़ा घचड़ पचड़ हो रहा है, इसको वापस बनाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 था और इसके अंदर हमने 1 यूनिट चेंज किया, 2 से हम 3 आए तो 1 यूनिट चेंज हुआ। और 2 पे अगर मान लो हमारा स्कोर आ रहा था 20 और हमारा 3 अगर हमने 3 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो हमारा स्कोर आ रहा था 25। तो यहाँ पे ये था और यहाँ पे हमारा ये पॉइंट बन गया। तो 1 यूनिट हमने x के अंदर चेंज किया तो हमारा स्कोर कितना यूनिट चेंज हुआ, 5 यूनिट। तो यही हमारा स्लोप ऐसे इंडिकेट करेगा, जैसे जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना हमारा स्लोप के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ डॉट्स, जो हमने देख लिया था यहाँ पे हमारी इन डॉट्स के बीच में से ये लाइन पास होती है। मिनिमाइजिंग द वर्टिकल डिस्टेंस, कि इनके बीच में ताकि डिस्टेंस कम रहे, ऐसी लाइन हम बनाते हैं। और अगर हमारी लाइंस, हमारी जो डॉट्स है वो लाइन के बहुत क्लोज है तो ये बताता है कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। और अगर डॉट्स स्कैटर्ड होती है यानी कि बिखरी हुई डॉट्स होती है तो लो कोरिलेशन बताता है। जैसे कि अगर मान लो हमारी ऐसे काइंड ऑफ ऐसे डॉट्स बनती है तो यानी कि हाई कोरिलेशन है। और अगर यही मान लो हमारी डॉट्स ऐसे बनती है तो ये बताता है कि कोरिलेशन कम होता है, ठीक है। और हमने देखा था कि कोरिलेशन के बाद ही रिग्रेशन लगता है और जितना ज़्यादा कोरिलेशन होगा उतना अच्छे से हमारा रिग्रेशन अच्छे से वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो अभी हमने रिग्रेशन लाइन पढ़ ली और जिसका हमारा फॉर्मूला होता है या मैथमेटिकली उसको हम इक्वेशन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a + bx। तो मेनली हमारी इक्वेशन क्या होती है, a + bx। तो ये हमारी y की क्या हो, y की एक्चुअल वैल्यू है और a हमारा इंटरसेप्ट है, b हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप है और x हमारा प्रेडिक्टर वेरिएबल है। तो अब हमारे पास अगर मान लो हम 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स है तो 2 ही रिग्रेशन लाइंस बनेगी। 2 वेरिएबल्स है तो 2 रिग्रेशन लाइन बनेगी। पहली किसके लिए कि मान लो हम निकाल रहे हैं y की वैल्यू x के बेसिस पे और दूसरे में हम निकाल रहे हैं x की वैल्यू y के बेसिस पे, ठीक है। कैसे, अब मान लो ये y है, हम इसकी वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्राइटेरियन वेरिएबल है, ठीक है। और x क्या है, हमारा प्रेडिक्टर वेरिएबल है। और जब हम अपोजिट कर देते हैं, मान लो कि अगर हम स्कोर के बेसिस पे स्टडी आवर्स निकाल रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x क्राइटेरियन वेरिएबल बन जाएगा और जो हमारा y है वो हमारा प्रेडिक्टर वेरिएबल बन जाएगा। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स है तो दोनों का रिग्रेशन अलग होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे तो हमारे पास 2 रिग्रेशन लाइन बनेगी। कैसे, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं x के बेसिस पे। मान लो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और हम y की प्रेडिक्ट कर रहे हैं। दूसरी क्या है, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y यूज टू प्रेडिक्ट x गिवन y, की हमारे पास हम x को प्रेडिक्ट करेंगे और y हमारे पास गिवन है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारा जो रिग्रेशन लाइन होगी वो सेम नहीं होगी दोनों के लिए। अगर हमने कोरिलेशन में तो देखा था जैसे हमारे पास सिमेट्रिकल रिलेशन होता है, यानी कि हमारा अगर r x y है तो वो हमारे r y x के इक्वल होता है। ये हमने देखा था कि अगर x और y के बीच में जो कोरिलेशन है वही y और x के बीच में होता है। बट हमारा रिग्रेशन में ऐसा नहीं होता। जो हमारा इस एक रिग्रेशन यानी कि अगर हम y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं x के बेसिस पे तो वो लाइन हमारी x को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं y के बेसिस पे सेम नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक वो लगाया है काइंड ऑफ ग्राफ। तो अगर मान लो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम इस पे क्या कर रहे हैं, y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और इसमें हम कर रहे हैं x को प्रेडिक्ट। तो इन दोनों के लिए 2 अलग लाइन बनेगी और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करेगी, ये दोनों लाइन वहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी जहाँ पे इन दोनों का मीन होगा। यानी कि यहाँ पे x और y का मीन है, वहाँ जाके ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर 2 वेरिएबल्स है तो हमारे पास ऐसे 2 रिग्रेशन लाइन बनेगी
और ज़रूरी नहीं है दोनों रिग्रेशन लाइन सेम हो। ये रिग्रेशन लाइन सेम तब बनेगी जब हमारा कोरिलेशन परफेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव हो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव 1 हो, यानी कि +1 या -1 हो, तो हमारी दोनों लाइन बिल्कुल सेम हो जाती है, यानी कि कोइंसाइड कर जाती है, यानी कि सेम लाइन बन जाती है, दोनों के लिए एक ही लाइन होती है। फिर है रिग्रेशन कॉफिशिएंट। हमने रिग्रेशन लाइन देख लिया। अब रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या होता है कि ये हमारा किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल। अब स्लोप हमने क्या देखा था कि अगर मान लो हम y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं x के बेसिस पे, है ना, इसको हम क्या करें, ये हमारा क्राइटेरियन वेरिएबल है, यानी कि इसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और x के हमारा प्रेडिक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम x के अंदर 1 यूनिट चेंज करते हैं तो हमारा y के अंदर कितना यूनिट चेंज आता है, यही होगा। तो स्लोप भी हमें यही बताता है। सो इट शोज द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी जगह इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट की जगह अगर हम क्राइटेरियन और प्रेडिक्टर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो x है हमारा यहाँ पे प्रेडिक्टर और हमारा y क्या है, ये हमारा क्राइटेरियन। तो यही सिंपली हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट से पता चलता है। और अगर हम y को प्रेडिक्ट करें, यानी कि अगर y के अंदर 1 यूनिट चेंज आ रहा है और तब x के अंदर कितना चेंज आएगा, तो वो अलग होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारे पास 2 रिग्रेशन लाइन बन सकती है और हमारा 2 वेरिएबल्स के लिए 2 अलग रिग्रेशन कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। सेम नहीं होगा, जैसे कोरिलेशन में होता है वैसा नहीं होता। हमारे पास रिग्रेशन में दोनों का जो रिलेशन है वो असिमेट्रिकल है, ठीक है। एक होगा हमारे पास कि जब हम y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं x के लिए, तो हम इसको कैसे नोट करेंगे, हमारा यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, इसको हम डिनोट करते हैं by(x) से, यानी कि हम y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं x के बेसिस पे। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा r यानी कि कोरिलेशन, फिर हमारे पास सिग्मा y और इधर सिग्मा x। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। और अगर जब हम x को प्रेडिक्ट कर रहे हैं y के बेसिस पे, तो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये क्या होगा, हम इसको लिखेंगे b x और y, ये हमारा क्या, ये सिंबल है रिग्रेशन कोफिशिएंट का। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हम x को प्रेडिक्ट कर रहे हैं y के बेसिस पे। तो हमारा कोरिलेशन, पहले कोरिलेशन तो दोनों का सेम ही होता है, तो इधर ये, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हो गया। तो एक बार हम इसकी रिवीजन करते हैं कि हमने क्या किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा 2 कोई वेरिएबल्स है, मान लो एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, तो इन दोनों का जो कोरिलेशन होता है वो सेम होता है। मतलब कि अगर मान लो कोरिलेशन को हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल r से, तो r(x(y) इज इक्वल टू r(y(x), यानी कि इन दोनों के बीच में एक सिमेट्रिकल काइंड ऑफ रिलेशन है कि जो कोरिलेशन इनका होगा वही इनका होगा। बट हमारा जो रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर रिग्रेशन को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, इसको हम b से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम b y x होगा, वो ज़रूरी नहीं है हमारे b x y के इक्वल हो, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों का अलग अलग रिग्रेशन कोफिशिएंट आ सकता है। अब क्या होगा कि अगर मान लो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो इनका फॉर्मूला कैसे होगा, फॉर्मूला होगा अगर b y x को हम निकाल रहे हैं, यानी कि y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं x के बेसिस में, तो हम इन दोनों का कोरिलेशन लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, फिर ऐसे, ठीक है। और यही अगर हम निकाल रहे हैं x का y के साथ, b x y इज इक्वल टू कोरिलेशन इंटू फिर x, फिर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो ऐसे हम इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल। तो ये हो गया हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब हमारे पास आती है रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कि 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट, जैसे हमने देखा कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो जो इसका आएगा और जो ये आएगा हमारे पास, इनकी वैल्यू आएगी, इनका जो सिंबल होगा वो सेम होगा, सिंबल सेम होगा, ठीक है। वैल्यू ज़रूरी नहीं है सेम हो चाहे ना हो, पर जो हमारा सिंबल है वो सेम होगा। अगर इसका प्लस में आ रहा है तो इसका भी प्लस में आएगा, और अगर इसका माइनस में आ रहा है तो इसका भी माइनस में आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सो बोथ हैव द सेम साइन, आइदर पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव।
अगर मान लो एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है तो ये समझना कि उसके अंदर हमारे से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है या फिर हमारा जो डाटा है वो सही नहीं है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आएगा जिसको हम बी से बी एक्स वाई और जो बी वाई एक्स से डिनोट कर रहे हैं, इन दोनों का जो साइन होगा वो साइन क्या होगा, सेम होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारा कोरिलेशन, अगर हमारा कोरिलेशन क्या हो, जीरो, आर को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन होता है हमारा। अगर आर हमारा क्या हो, आर हमारा ज़ीरो हो तो हमारा जो क्या होगा, जो रिग्रेशन आएगा वो भी ज़ीरो आएगा, यानी कि कोई रिग्रेशन इफेक्ट नहीं होगा। ये तो हमने देखा था कि हम रिग्रेशन कब लगा सकते हैं, जब हाई कोरिलेशन हो, तभी वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करेगा, वरना इतना वो यूज़फुल नहीं है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर कोरिलेशन ज़ीरो है तो दोनों के बीच में कोई रिग्रेशन इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लो आर पॉजिटिव या नेगेटिव यानी कि परफेक्टली कोरिलेटेड है, यानी कि अगर आर हमारा +1 या -1 है तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। कैसे कि अगर हमारा बी एक्स वाई है तो वो किसके इक्वल होगा, 1/b/y(x) के। ठीक है, और अगर मान लो पॉजिटिव है और तो हमारा b/y(x) किसके इक्वल होगा, 1/b(x)(y) के। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, जब हमारा परफेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन हो, परफेक्ट, ठीक है, +1 और -1, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। और फिर है हमारी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ये भी हमें ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का, वो किसके इक्वल होता है, हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ठीक है, तो इनका कुछ कोरिलेशन होगा जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है कि जो ज्योमेट्रिक मीन पता होगा आपको, ज्योमेट्रिक मीन अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ आपको कि इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 × 3 है, इनका हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। तो हमारे पास ये 2 × 3 दो वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, इनका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा। एक होता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 2 + 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 1 और 2, यानी कि 5/2 इनका अर्थमेटिक मीन होगा जो 2.5 के इक्वल होगा। और ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मीन इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा और उसका स्क्वायर रूट कर देना होगा, तो ऐसे ज्योमेट्रिक मीन निकलता है। और हम इस लाइन में क्या बोल रखा है कि जो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, यानी कि हमने दो कौन कौन से रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाले हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक है b(x,y) और दूसरा क्या है b(y,x), यानी कि इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हमारे कोरिलेशन के इक्वल होगा, यानी कि r = इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई और उनका स्क्वायर रूट b/x। ठीक है, तो ऐसे ये प्रॉपर्टी भी हमें ध्यान रखनी है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि अगर मान लो हमारे पास r क्या हो, पॉजिटिव या -1 हो, यानी कि परफेक्ट कोरिलेशन हो हमारे पास, तो जो दो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उनका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो हमारा पॉजिटिव और -1 के बीच में होगा। जब हमारा कोरिलेशन परफेक्ट कोरिलेशन होता है तब हमारा दो कोरिलेशन या दो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, उनका अर्थमेटिक मीन पॉजिटिव और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। इसका मतलब क्या है कि चेंज ऑफ ओरिजिन से क्या समझते हैं हम कि स्टार्टिंग पॉइंट या 0 पॉइंट, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोई चीज़ को, अगर हम मान लो कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज कर दें तो हमारे रिग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। जैसे अगर मान लो हम किसी चीज़ को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आगे जा रहा है, और अगर मान लो उसको हम चेंज करके हम बोल देते हैं कि हम किसी चीज़ को 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे जो रिग्रेशन होगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आएगा। बट यही अगर हम स्केल चेंज कर दें, स्केल यानी कि यूनिट्स होते हैं हमारे पास, है ना, जैसे अगर मान लो हम पहले सेंटीमीटर में कर रहे थे और बाद में हमने उसको चेंज करके मीटर में कर दिया, तो हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। और
अब नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है उनके अंदर यूनिट्स होते हैं, जबकि कोरिलेशन क्या होता है, यूनिट लेस होते हैं, यूनिट फ्री होते हैं, उनके अंदर कोई यूनिट्स नहीं होते। बट हमारे रिग्रेशन में यूनिट की डिपेंडेंस होती है। और जो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी वो है कि अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा है, हमने दो रिग्रेशन कोफिशिएंट देखे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा 1 से बड़ा आ रहा है, मान लो ये 1.4 कुछ आ रहा है, तो ये हमारा 1 से छोटा होगा, ये हमारा 0.6 काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा 1 से बड़ा है तो दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट को 1 से छोटा होना ही पड़ेगा। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ कर ली। अब एक बार हम पहले कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो वो कहाँ था हमारे पास, हाँ, तो कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस आएगा। सबसे पहले मीनिंग, मेजर्स द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि दोनों के बीच में क्या मेज़र करता है, कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और उनकी डायरेक्शन क्या है और डिग्री क्या है, कि मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव है, यानी कि दोनों वेरिएबल एक साथ बढ़ते और घटते हैं, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं या घटते हैं। और डिग्री भी बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उन दोनों के बीच में। और हमारे रिग्रेशन में क्या पता होता है, रिग्रेशन में हम वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने की ट्राई करते हैं। तो ये हमारा इसका मीनिंग है। और हमारे कोरिलेशन में क्या आता है, हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आती है जो कि हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव 1 के यानी कि बीच में होती है। इट गिव्स अ रिग्रेशन इक्वेशन, इसमें हमें एक इक्वेशन मिलती है जो कि होती है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट, बी हमारा क्या होता है, बी हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट, और एक्स क्या होता है, जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है यानी कि प्रेडिक्टर वेरिएबल। अब डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप की, इसके अंदर तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स। बट हमारा रिग्रेशन का जो रिलेशनशिप है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं होता, यानी कि असिमेट्रिक होता है। कि जो हमारा y का x के साथ, जैसे अगर मान लो हम y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं x के बेसिस पे, वो हमारी x की वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं y के बेसिस पे, इक्वल नहीं होगा। यानी सिंपल मतलब क्या है कि x और y, जैसे हम रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालते हैं वो भी हमारा अलग होता है कि y x इज़ नॉट इक्वल टू b x y। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि इनका जो रिलेशन है वो असिमेट्रिक है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कोरिलेशन इज यूनिट फ्री एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट हैज यूनिट्स डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल। ये हमने अभी देखा कि अगर मान लो हम यूनिट चेंज कर देंगे तो हमारी रिग्रेशन की वैल्यू के अंदर चेंजेस आएंगे। इंडिकेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कोरिलेशन से हमें कोई कॉज एंड इफेक्ट का पता नहीं चलता, जबकि रिग्रेशन हमें कॉज एंड इफेक्ट भी बता सकता है और इससे हमें क्या पता चलता है, एक प्रेडिक्टिव रिलेशनशिप पता चलता है। यूजफुलनेस, इसके अंदर हमें एसोसिएशन पता चलती है कि दो वेरिएबल आपस में कैसे रिलेटेड है, कैसे एसोसिएटेड है, या आपस में कैसे कोवेरी करते हैं, और इसमें हमें प्रेडिक्शन और एस्टिमेशन का पता चलता है। तो ये हमने इन दोनों का डिफरेंस कर लिया। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, जो कि है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या बताता है, इसके अंदर हम दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी का सिंपल टर्म्स में मतलब है, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होता है, एक वेरिएबल होता है हमारे पास प्रेडिक्टर और दूसरा वेरिएबल होता है हमारे पास क्राइटेरियन। तो सिंपली जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हो और जब हम उन दो वेरिएबल्स में ही एक की वैल्यू प्रेडिक्ट करने की ट्राई करते हैं तो वो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है। और इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, वहाँ हम क्या यूज़ कर रहे थे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर हम y की जगह y हैट को यूज़ करते हैं। अब ये क्यों होता है ये मैं आपको बताती हूँ, इसका डिफरेंस क्यों है। इसका डिफरेंस इसलिए है क्योंकि द सिंबल हैट ओवर y मीन्स प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y, और इट डिस्टिंग्विशेस y प्रेडिक्टेड फ्रॉम y एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यू। कि एक तो हम y को क्या बोलते हैं, y को हम एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं। जैसे उसमें हमने रिग्रेशन लाइन पे देखा था कि हमारी वो क्या है, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू है। कि एक तो हमें पता है, प्रेडिक्शन ज़रूरी तो नहीं है ना कि प्रेडिक्शन जो हम करें वो सही होगा,
एक्चुअल वैल्यू तो उसकी होगी कुछ ना कुछ, और हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है। कि जैसे मान लो आज हम माने कि आज इतनी सेंटीमीटर बारिश होगी, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है ना कि एक्चुअल में उतनी ही हो, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। तो हम जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको हम वाई से डिनोट कर देते हैं, और जो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है उसको हम वाई हेड से डिनोट कर देते हैं। तो सिंपल डिफरेंस इसके बीच में ये है। और जब हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, यानी कि एक्चुअल में से हम जब प्रेडिक्टेड को माइनस करते हैं, तो हमारे पास एरर निकल के आ जाता है, ठीक है। ये इसको हम रेजिडुअल भी बोल सकते हैं या एरर भी बोल सकते हैं। यानी कि एरर कैसे, जैसे मानो आपने सोचा कि आज कितनी सेंटीमीटर बारिश होगी, सपोज कर लो आपने सोचा 10 सेंटीमीटर बारिश होगी, मतलब आपने प्रेडिक्शन की, बट एक्चुअल में कितनी हुई, एक्चुअल में 12 हुई। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हो गया, आपने 12 सेंटीमीटर बारिश सोची थी, हो गई 10 सेंटीमीटर बारिश, तो क्या आया 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एरर है, जो हमारे प्रेडिक्शन अच्छे से नहीं हो पाई वो है। तो इसका सिंपली जो अलग अलग सिंबल यूज़ करने का मीनिंग यही होगा। तो वाई हैट क्या डिनोट करता है, प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ए क्या हो गया, इंटरसेप्ट। हमने देखा था इंटरसेप्ट क्या होता है, कि जैसे अगर हम ये बनाते हैं, ये एक्स है, तो हमारी ये जो वाई है, तो जब हमारा एक्स 0 हो तो हमारी वाई की वैल्यू क्या होती है, तो वो इंटरसेप्ट होता है। बी क्या होता है, रिग्रेशन कॉफिशेंट या फिर स्लोप, जो हमने निकाला था ना, जैसे बी एक्स वाई का हमने निकाला था कि इधर हमें कोरिलेशन लेना है, फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है यहाँ पे, तो ये होता है हमारा रिग्रेशन कॉफिशेंट, जिसको हम स्लोप भी बोलते हैं। एक्स होता है, जो एक्स है वो हमारा प्रेडिक्टर वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जिसकी वैल्यू गिवन होती है, जिसके बेसिस पे हम वैल्यू को, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अ टीचर वॉन्ट्स टू प्रेडिक्ट स्टूडेंट एग्जाम मार्क्स बेस्ड ऑन स्टडी आवर्स, कि एक टीचर क्या करना चाहता है, एग्जाम मार्क्स प्रेडिक्ट करना चाहता है बेस्ड ऑन कितने घंटे वो पढ़े हैं। तो ये हमारा हो गया वाई, ये हमारा एक्स हो गया, यानी कि हम किसको प्रेडिक्ट करें, ये हमारा एग्जाम मार्क्स हो गए क्राइटेरियन वेरिएबल, और ये जो हमारा स्टडी आवर्स है वो हमारा हो गया प्रेडिक्टर वेरिएबल। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन ये होता है। एक होता है हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक हमारे पास क्राइटेरियन वेरिएबल होता है। सिंपली अगर हम ये वैल्यू ज़्यादा टर्म यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्राइटेरियन वेरिएबल होता है, और हमारे पास अलग अलग प्रेडिक्टर वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल है तो मल्टीपल प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं हमारे पास। तो उस सिचुएशन में हम मल्टीपल रिग्रेशन लगाते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाई हैट, यानी कि प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ या प्रेडिक्टेड स्कोर ऑन वाई। ए क्या होगा हमारा, इंटरसेप्ट या कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास जितनी भी हम वैल्यूज़ लेंगे उसमें हमारे पास, इसमें हम सिंगल ही कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि अगर मान लो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ है तो हर के आगे एक कांस्टेंट लगेगा, नहीं, सिंपली एक बार हमने कांस्टेंट ले लिया बस, या इंटरसेप्ट ले लिया, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये होता है कि जब x की वैल्यू 0 है तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फिर आता है B1, B2, B3, जितना भी मान लो हमारे पास वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये होता है हमारा रिग्रेशन कॉफिशिएंट, कि हर एक वेरिएबल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, एक बार सिंपली देख लो। मतलब क्या है कि हम जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालेंगे उसको हम ये B1, B2 बोलते हैं, और X1, X2 क्या है, ये हमारे प्रेडिक्टर वेरिएबल्स है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लगाया है कि अ कंपनी वांट्स टू प्रेडिक्ट एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस स्कोर। परफॉर्मेंस स्कोर क्या हो गया यहाँ पे, हमारा क्राइटेरियन वेरिएबल, ठीक है। परफॉर्मेंस स्कोर, ये हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, इसकी वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम प्रेडिक्ट करेंगे, और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस क्या हो गया, हमारा पहला प्रेडिक्टर वेरिएबल। ये क्या है, ये हमारा पहला प्रेडिक्टर वेरिएबल है, जिसको हमने क्या किया है, जिसको हमने x1 से डिनोट किया है। फिर है ट्रेनिंग आवर्स। ट्रेनिंग आवर क्या हो गया, हमारा सेकेंड प्रेडिक्टर वेरिएबल। अब हम जैसे इसका वो निकालेंगे रिग्रेशन कॉफिशिएंट, तो मान लो पहला रिग्रेशन कॉफिशिएंट 3 आया और दूसरा क्या आया, 2 आया। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका ये हमारा रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ x1 है, ये हमारा रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ x2 है,
कैसे? फॉर एवरी 1 एक्स्ट्रा आवर ऑफ ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इंक्रीजेज बाय 2 पॉइंट्स। अगर मान लो हम B2 को 2 लेते हैं, B1 को 3 लेते हैं, तो इसका सिंपली मतलब क्या होगा? ये जो मैंने वैल्यू ली है ये मैंने हाइपोथेटिकल ली है सिर्फ समझाने के लिए कि ये जो B1 B2 है इसका कंसेप्ट क्या है। हमने B क्या देखा था? B होता है हमारा रिग्रेशन कॉफिशेंट। तो सिंपली रिग्रेशन कॉफिशेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हम एक वेरिएबल यानी कि x के अंदर हम 1 यूनिट चेंज करेंगे तो हमारा y के अंदर कितना चेंज आएगा, सिंपली यही मतलब था। तो जैसे हमारा x1 क्या है? x1 है हमारा एक्सपीरियंस, x1 है हमारे पास एक्सपीरियंस। तो हमारा रिग्रेशन या स्लोप, रिग्रेशन कॉफिशेंट या स्लोप क्या होगा कि अगर मान लो हम 1 यूनिट चेंज करते हैं एक्सपीरियंस में, 1 यूनिट चेंज करते हैं एक्सपीरियंस में, तो हमारा y के अंदर कितना यूनिट चेंज होगा, यही था। यानी कि हमारी परफॉर्मेंस में कितना यूनिट सुधार आएगा या कितना जो भी है चेंज होगा, ठीक है। सो अगर मान लो ये हमारा 3 लेते हैं हम, तो फॉर एवरी 1 एक्स्ट्रा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस इंक्रीजेज बाय 3 पॉइंट्स। तो इसका सिंपल मतलब ये होगा। और B2, अगर B2 क्या है? B2 होगा हमारा रिग्रेशन कॉफिशेंट ऑफ x2। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो x2 के अंदर हम क्या करें, x2 सबसे पहले लिखो क्या है? ट्रेनिंग आवर्स। अब इसका मतलब ये है कि अगर ट्रेनिंग आवर्स के अंदर हम 1 यूनिट चेंज करते हैं, 1 यूनिट चेंज करते हैं, तो हमारा y यानी कि हमारी परफॉर्मेंस स्कोर, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस स्कोर के अंदर कितना यूनिट चेंज आएगा। अगर मैंने हाइपोथेटिकली इसको 2 माना है कि मान लो 2 यूनिट चेंज आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हर एक एक्स्ट्रा घंटे की ट्रेनिंग से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो 2 यूनिट से इंक्रीज होगा, तो इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कॉफिशेंट। और हमारा जो x1 और x2 है वो तो हमारा जो प्रेडिक्टर वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी। तो सिंपली अब समझ आया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे y हैट इज इक्वल टू a हमारा इंटरसेप्ट हो गया। अब B1 क्या है? B1 हमारा रिग्रेशन कॉफिशेंट ऑफ x1 इंटू हमारा क्या आएगा x1, फिर क्या है B2 यानी कि रिग्रेशन कॉफिशेंट ऑफ सेकेंड वेरिएबल यानी कि x2, फिर इधर क्या आएगा x2। तो हमारे जो एग्जाम्पल है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? उसकी इक्वेशन ये बनेगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।